आज हम पढ़ेंगे स्पर्श गद्य खंड पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। सबसे पहले हम इसकी लेखिका के बारे में पढ़ते हैं। इसकी लेखिका है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी माँ हंसादेई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है, यानी तीसरे नंबर की संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, यानी कि उन्हें उनकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते थे, यानी उस पढ़ाई का खर्चा उठाने में असमर्थ थे। अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा, यानी कि बचेंद्री पाल को 8वीं कक्षा से आगे पढ़ने के लिए स्वयं ही सिलाई और कढ़ाई का कार्य करके पैसे जुटाए और पढ़ाई करी। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया, यानी 10वीं कक्षा पास कर लेने के बाद में बचेंद्री पाल के प्रिंसिपल ने उनके पिता को समझाया और आगे की पढ़ाई के लिए तैयार किया कि वो अपनी बेटी को आगे पढ़ाए। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद, ऐसी विषम स्थितियां यानी घर में पैसा नहीं है और फिर भी उन्हें पढ़ना है, तो ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी संस्कृत से उन्होंने एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल करी, यानी कि पैसा नहीं होने के बावजूद और खुद मेहनत करके पैसा कमा करके अपनी पढ़ाई करी और पढ़ाई करके उन्होंने एमए और बीएड की डिग्री भी हासिल कर ली। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो उन्होंने अपना संपूर्ण समर्पण भाव से उसके प्रति कार्य किया और इसी समर्पण भाव ने उन्हें क्या है एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। यानी इनके इसी समर्पण भाव ने, अपने कार्य के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव ने ही इन्हें क्या है एवरेस्ट पर विजय पाने वाली हमारी पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्रदान किया, यानी कि उन्हें ये गौरव मिला है। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। चाव का अर्थ है शौक, यानी कि बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का शौक बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था, यानी कि जब ये पहाड़ पर चढ़ती थी तो इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ों पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, यानी कि इन्हें तो रोका जाता था कि वो पहाड़ों पर नहीं चढ़े, लेकिन इनसे 6 साल छोटे भाई को बड़ा भाई पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था कि वो पहाड़ पर चढ़े। तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था, यानी उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि उन्हें तो मना किया जाता है लेकिन उनके भाई को वहाँ पहाड़ों पर चढ़ने के लिए कहा जाता है। वह सोचती थी कि भाई ये क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी ये बहन भी कर सकती है, यानी वो ये सोचती थी कि उनके बड़े भाई ये क्यों नहीं समझते हैं कि जो काम क्या है उनका छोटा भाई कर सकता है तो उसकी ये बहन भी तो कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं, यानी उनके मन में ऐसे विचार आते थे जब उन्हें मना किया जाता था कि वो पहाड़ों पर ना चढ़े और उनके छोटे भाई को कहा जाता, तो उनके मन में ये विचार आता था कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती है, नाजुक होती है, लड़कियां भी तो वो सारे काम कर सकती हैं जो लड़के करते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही, यानी कि उनके मन में जो इच्छा थी पहाड़ों पर चढ़ने की, वो इच्छा उनकी बचपन में भी पूरी होती रही थी। कैसे कि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता है, यानी कि पूरे साल भर में इनका परिवार कुछ महीनों के लिए पहाड़ की ऊंचाई वाले गांव में रहता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव में, यानी कुछ समय के लिए वो ऊपर जाते थे, ऊपर वाले भाग में ऊपर वाले गांव में रहते थे और फिर कुछ महीने वो पहाड़ की तराई वाले गांव में रहते थे। ऐसा इसलिए होता है उत्तरांचल में क्योंकि जब बर्फ गिरती है
तो लोग तराई वाले गाँव में आके बस जाते हैं, और जब ऊपर पहाड़ों पर बर्फ नहीं होती है तो वो यहाँ से वहाँ वापस ऊपर वाले गाँव में बस जाते हैं। तो ये मौसम के अनुसार वो क्या है, ऊंचाई वाले और तराई वाले भागों में रहते हैं। अब जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, यानी कि जब वो तराई वाले गांव में आकर के रहते थे, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। अब वहां पर पहाड़ों पर स्कूल भी कैसी है, ऊंचाई पर है। तो जिस मौसम में इनका परिवार नीचे वाले गांव में आकर के बसता था, तो उस गांव में उन्हें क्या है, तब उन्हें स्कूल जाने का मौका मिलता था, और तब वो स्कूल जाते थे। और वो स्कूल जाते थे तो स्कूल भी ऐसी थी कि 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ती थी, और उतना ही उन्हें उतरना पड़ता था। तो जो उनके मन में ये था बचपन से कि वो पहाड़ों पर जाए, तो ये इच्छा उनकी बचपन में भी पूरी होती रही, क्योंकि जब वो स्कूल जाती थी तो पहाड़ों पर ही चढ़ाई करके जाती थी और वापस आती थी। तो ये उनकी इच्छा बचपन में पूरी होती रही। अब इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई। जब बचेंद्री ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तो उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। अब जैसे उनकी पढ़ाई पूरी हुई, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने क्या करा कि एवरेस्ट अभियान के लिए, यानी एवरेस्ट शिखर यात्रा पर जाने के लिए, उस अभियान में शामिल होने के लिए जो महिलाएं साहस रखने वाली, यानी साहसी महिलाओं की खोज करनी शुरू करी, कि वो उन महिलाओं को उसमें ले सके जो उस अभियान दल में जाए। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई, क्योंकि उन्हें तो बचपन से ही शौक था पहाड़ों पर चढ़ने का। तो वो इस अभियान दल में शामिल हो गई। अब ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। अब इस ट्रेनिंग के दौरान भी क्या है, बचेंद्री पाल जो थी वो 7,500 मीटर की ऊंचाई वाली मान चोटी पर आसानी से, यानी सफलतापूर्वक चढ़ गई थी। उन्हें कोई ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया, यानी कई महीनों तक उसमें उस अभियान दल में उन्होंने अभ्यास किया, और अभ्यास करने के बाद में आखिर वो दिन आ ही गया जब क्या है, उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। यानी कि उन्हें क्या है, एवरेस्ट विजय के लिए क्या करना था कि जाना, अपनी यात्रा शुरू करनी थी। यानी वो दिन आ गया जब उन्हें अपनी ये यात्रा शुरू करनी थी। अब बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक कैसी है कि उन्होंने अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया। अब इस पाठ में क्या है कि लेखक ने, बचेंद्री पाल ने क्या करा कि अपनी जो ये एवरेस्ट विजय है, जो वो एवरेस्ट पर गई हैं, उस पूरी यात्रा का वर्णन उन्होंने स्वयं ही अपनी कलम से किया है। प्रस्तुत अंश यानी कि प्रस्तुत भाग जो है उसी विवरण में से लिया गया है जो उन्होंने लिखा है। ये लोमहर्षक का अर्थ है रोंगटे खड़े करने वाला या भयानक या डरावना। जो अंश है वो क्या है, बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से, यानी कि अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। ये जो अंश है ये लोमहर्षक ने बताया कि रोंगटे खड़े करने वाला, ये जो है अंश जो है ये क्या है, अंतिम पड़ाव से उनका शिखर पर पहुंचकर तिरंगा लहराने के हर एक क्षण का ब्यौरा जो है, वर्ण जो है बयां करता है। अब इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि मानो हम भी क्या है, कदम से कदम मिलाते हुए सभी खतरों को खुद झेलते हुए क्या है, एवरेस्ट के शिखर पर जा रहे हों। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। यानी 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए क्या है, हवाई जहाज से यात्रा आरंभ हुई। हमारा ये अभियान दल जो है वो रवाना हुआ। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, यानी इनके अभियान दल से पहले ही एक मजबूत, यानी एक अग्रिम दल पहले से ही वहां चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले
दुर्गम हिमालय के रास्ते को साफ कर सके। वो पहला अग्रिम दल यानी कि जो उनसे पहले दल पहुंच गया वो इसलिए गया क्योंकि वो उनके यानी इनके अभियान दल के बेस कैंप पर पहुंचने से पहले ही वहां पर हिमालय के रास्तों में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिनाइयां, उनको रास्तों को ही साफ करते हुए चले ताकि इन्हें वहां पहुंचने में कठिनाई न हो। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नमचे बाजार वहां का क्या है, शेरपा लैंड का एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों में रहते हैं। अधिकतर शेरपा जो हैं, शेरपा कुली जो हैं, पहाड़ों पर सामान ढोने वाले हैं, ये लोग इसी स्थान या यहाँ के आसपास के गांव में ही रहते हैं। ये नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। यानी लेखिका कहती है ये नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट की चोटी को देखा था, यानी एवरेस्ट को देखा था, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे ये नाम अच्छा लगा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। सागर माथा का अर्थ है समुद्र का माथा, अर्थात सबसे ऊंचा स्थान। अब हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत को सागर माथा कहना पूरी तरह से सार्थक भी है क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऊंचा है। इसलिए लेखिका कहती हैं कि मुझे भी ये नाम क्या है, अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए, बड़े ही गौर से देखते हुए, मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल यानी फ्लुम देखा। यानी कि एवरेस्ट की तरफ वो गौर से देख रही थी तो देखा कि एक बड़ा क्या है, एक भारी बर्फ का बड़ा फूल दिखाई दे रहा है, जो कैसा है कि पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था, जो ऐसा लग रहा था मानो पर्वत शिखर पर एक झंडे के जैसे लहरा रहा था। यानी कि वो गौर से वहां से खड़े जब एवरेस्ट को निहार रही थी तो उसे एक भारी कैसा है, बहुत बड़ा बर्फ का फूल दिखाई दे रहा था, जो ऐसा लग रहा था जैसे उस पर्वत शिखर पर एक झंडे की तरह लहरा रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर के ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। अब जब उन्होंने इसके बारे में पूछा कि ये बर्फ का फूल यानी कि ये ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, ये झंडे की जैसे लहरा रहा है, तो वो कहती हैं कि उन्हें ये बताया गया था कि ये दृश्य जो है वो शिखर के ऊपरी सतह यानी शिखर के ऊपर जो है या उसके आसपास कितनी 150 किलोमीटर यानी अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। यानी कि तेज गति से जब वहां शिखर पर हवाएं चलती हैं तो उन तेज गति की हवाओं के कारण ही क्या है, तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। यानी कि इतनी तेज से हवा चलती है तो वहां पर जो सूखा बुरबुरा बर्फ जो है वो पर्वत पर उड़ता रहता था। इसी के कारण क्या है, ये बर्फ का फूल या झंडा जैसा दिखाई दे रहा है। अब बर्फ का ये ध्वज यानी ये झंडा जो है वो 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। अब बर्फ का ये झंडा कैसा है कि बहुत बड़ा यानी 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। अब यह है कि शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी यानी कि जो भी इस शिखर पर जाता है उस व्यक्ति को दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी पर तूफानों को झेलना पड़ता था। यानी कि पर्वतों पर आने वाले तूफानों यानी तेज हवाओं, बर्फ का गिरना आदि, और विशेषकर खराब मौसम में तो इनको क्या है कि इनको तूफानों को इन्हें झेलना पड़ता था। ये मुझे डराने के लिए काफी था। यानी कि ये लेखिका कहती कि ये मुझे डराने के लिए काफी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। लेकिन फिर भी वो कहते मेरे मन में एक आकर्षण था एवरेस्ट पर जाने का और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। और क्या है, और चाहती थी कि वो एवरेस्ट पर जाए और रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। अर्थात जो पर्वतारोही हिमालय पर्वत के शिखर पर चढ़ते हैं उन्हें खराब मौसम और बर्फ के तूफानों का मुकाबला करना ही पड़ता है। रास्ते में चलते चलते बर्फ की आंधी सी चलने लगती है जिसके कारण जीवन खतरे में पड़ जाता है। लेखिका की आंखों के सम्मुख
जानलेवा खतरे थे। यानी वो पहाड़ों पर चढ़ना चाहती थी, लेकिन उनकी आंखों के सामने भी क्या है, जानलेवा खतरे थे। उसे बर्फ का बहुत बड़ा बवंडर सामने दिखाई दे रहा था, फिर भी लेखिका पर्वत शिखर पर पहुंचना चाहती थी। उसके मन में कठिनतम चुनौतियों का सामना करने का साहस था। यानी कि आकर्षण भी था, तो उसके मन में एक कठिन चुनौतियों का सामना करने का उसमें साहस भी था। वो पर्वत शिखर की दुर्गम चोटी को देखने के लिए बहुत ही लालाई थी, इसलिए वो वहां पर चढ़ना भी चाहती थी और उन कठिनाइयों का सामना भी करना चाहती थी। अब जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन यानी कि बर्फ का गिरना के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार। अब जब हम क्या है पेरिस पहुंचे, तो वहां पर हमें बर्फ के गिरने से एक शेरपा कुली की मृत्यु का हमें समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने यानी धंसने से लोहत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान, यानी कि रास्ते में जा रहे एक शेरपा कुली की उन्हें मृत्यु का समाचार मिला है। दूसरा, अभियान दल के रास्ते में क्या सीधी पहाड़ियों के धसकने से यानी धंस जाने से, और एक लोहत्से की एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। अब बर्फ की चट्टान क्या थी, नीचे की ओर खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 उसमें से घायल हो गए थे। अब इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर, यानी अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद यानी कि दुख और निराशा को देख करके उनकी नेता यानी हमारी नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान, इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर, अवसाद का अर्थ है उदासी या निराशा, यानी कि उनके अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाई उदासी को देखकर उनके नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। अर्थात एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना एक महान अभियान है। इसमें पग पग पर जान जाने का खतरा होता है। अतः यदि ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो उसे सहज घटना के रूप में लेना चाहिए, बहुत हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए, यानी एक स्वाभाविक एक सहज रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, यानी आगे गए हुए दल का नेतृत्व कर रहे थे प्रेमचंद, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा यानी पहली बड़ी रुकावट जो बाधा थी खुम्बू हिमपात, यानी खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया, यानी उसके बारे में हमें बताया, खुम्बू हिमपात के बारे में। और उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 6000 मीटर जो हिमपात के यानी जहाँ बर्फ गिर रही थी उसके ठीक ऊपर 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने बताया कि वो हिमपात की स्थिति के बारे में बताया, और उन्होंने जो उनका कैंप 1 जो लगाया 6000 मीटर की ऊंचाई पर, वहां तक जाने का रास्ता उन्होंने साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। यानी उन्होंने ये बताया कि वहां तक जाने के लिए, यानी वो अग्रिम दल पहले ही जा चुके थे, तो उन्होंने बताया कि वहां तक जाने का रास्ता यानी कैंप 1 तक जाने का रास्ता साफ कर दिया है, कि रास्ते में यानी कि पुल बना करके उन्होंने वहां रस्सियां बांध दी हैं, और कि रास्ता किस ओर जाना है उसके लिए उन्होंने चिन्हित भी कर दिया है, यानी चिन्ह लगा दिए हैं कि उन्होंने झंडियां लगा दी हैं, ताकि
ढूंढने में परेशानी न हो। और वहाँ सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है, यानी कि अनुमान लगा लिया गया है कि और क्या क्या परेशानियां वहाँ रास्ते में आ सकती हैं। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है, यानी कि बर्फ की नदी है जिसे ग्लेशियर कहते हैं, और बर्फ का गिरना अभी जारी है यानी लगातार अभी बर्फ गिर रही है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। यानी उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक बर्फ गिर रही है, रुकी नहीं है, इसलिए इसमें क्या है, अनियमित और अनिश्चित बदलाव, यानी कि अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण बर्फ है, बर्फ तो कभी भी गिर सकती है, रुक भी सकती है। तो उसके अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक किए गए कार्य जो हैं, जो सभी कार्य उन्होंने किए हैं कि रस्सियां बांधी, पुल बनाया है, झंडियों से रास्तों को चिन्हित भी कर दिया, हो सकता है कि बर्फ के गिरने के कारण ये सारे काम व्यर्थ भी हो जाए और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा भी करना पड़ सकता है। हो सकता है रास्ता बंद भी हो जाए और हमें वहां तक पहुंचने के लिए ये रास्ता खोलना भी पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। अब बेस कैंप तक पहुंचे नहीं उससे पहले उन्हें क्या है, एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। यानी जलवायु हमारे अनुकूल नहीं होने के कारण, या वहाँ की जलवायु ऐसी थी जिसमें क्या है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यानी कि वो व्यक्ति कौन था, एक रसोई सहायक, खाना बनाने में सहायता करने वाला एक व्यक्ति की जो है वहाँ मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, यानी हम ये आशा करें कि हम बहुत अच्छी स्थिति में ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, अपने कैंप की तरफ जा रहे थे, तो अच्छी स्थिति में नहीं जा रहे थे, क्योंकि बीच में एक रसोई सहायक की मृत्यु हो जाने से हम ये सोचने लगे कि हम उस स्थिति में नहीं चल रहे हैं, आगे कुछ भी घटित हो सकता है। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था। लेखिका कहती है कि पहले भी मैंने एवरेस्ट शिखर को 2 बार देखा है, लेकिन एक दूरी से, यानी पास से नहीं देखा है, एक दूरी से ही देखा है। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। जब लेखिका बेस कैंप पहुंच गई तो वहां सबसे पहले उसने क्या करा, एवरेस्ट पर्वत तथा उसकी जो और चोटियां थी उनको देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई। मैं यानी लेखिका भौचक्की यानी हैरान होकर के खड़ी रह गई, और क्या है, आश्चर्यचकित यानी हैरानी से देखती रही, वहां खड़ी हो गई और एवरेस्ट, ल्होत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से गिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। यानी कि वहां हैरानी से खड़े रहकर मैं, यानी उन श्रेणियों को देखकर, उन चोटियों को देखकर मैं हैरान हो गई, यानी कि हैरानी से उन्हें देखने लगी और खड़ी रही। वहां खड़े खड़े मैंने एवरेस्ट की लौट से, नुत्से की ऊंचाइयों से गिरी क्या है, टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली नदी को भी निहारती रही। हिमालय हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ की खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हिमपात उसे कहते हैं कि हिमपात किसे कहते हैं, हमारे यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ की खंडों का, यानी बर्फ के टुकड़ों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना, अव्यवस्थित रूप से गिरना ही हिमपात है। हमें बताया गया कि ग्लेशियर की बहने से, ग्लेशियर यानी बर्फ की नदी के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी। यानी बर्फ की नदी, कितने बार ऐसा होता है पहाड़ों पर कि ऊपर बर्फ दिखाई देती है लेकिन नीचे पानी बह रहा होता, तो कितनी बार इन ग्लेशियर के कारण क्या है, ऊपरी बर्फ में हलचल हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल ही गिर जाया करती थी। यानी बर्फ की चट्टानें गिर जाती हैं तेज बहाव के कारण। अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। यानी कि पहाड़ों पर पता ही नहीं चलता कि कब कैसी स्थिति आ जाती है, कभी बर्फ तेज गिरने लगती है, कभी नीचे पानी के बहाव के कारण ऊपरी बर्फ की चट्टानें क्या हैं, हिलने लग जाती हैं, और उन तत्काल वो चट्टानें गिर भी जाया करती हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि अचानक कब कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाए, यानी कौन सा खतरा सामने आकर के खड़ा हो जाए। तो अचानक प्राय खतरनाक स्थिति वहां पर
धारण कर लेती है। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इस दरार का यानी कि हिमविदर यानी कि बर्फ इस धरती में क्या है, दरार पड़ जाना। तो क्या है कि पड़ने का विचार और इस दरार का यानी वो जो दरार पड़ जाती है, धरती में जो दरार पड़ जाती है वो इतने गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र, यानी हम अगर सोचें कि हमारे सामने ही अगर उस जगह पर क्या है धरती में दरार पड़ जाए बहुत गहरी चौड़ी, तो ये ख्याल हमारे लिए बहुत ही डरावना हो जाता है। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारी संपूर्ण प्रवास के दौरान, यानी जितनी भी हम यात्रा करेंगे उस यात्रा के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोगों और कूलियों को क्या करेगा, प्रतिदिन छूता रहेगा, प्रतिदिन छूता रहेगा।